नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चकरवा। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा खालिश राजनीति की और चुनाव अभियान में चल रहे ऐसे घमासान को लेकर, जिसको लेकर सिर्फ ये ही कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों के लिए केवल सत्ता ही प्रमुख हो गई है। सत्ता किसी भी प्रकार मिले, किसी भी स्तर तक जाकर मिले, चाहे कितने भी दुश्वारियाँ क्यों न झेलना पड़े, लेकिन सत्ता मिलना चाहिए। भले ही चाहे अपने साथ अपराधी शामिल करना हो, किसी भी नेता का मान मर्दन करना हो या उसके खिलाफ अनर्गल रूप से प्रलाप करना हो। जी हाँ, इस समय राजनेता यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक अपनी भाषाई मर्यादा को भूल चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के विपक्षी नेता राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। कल ही राजस्थान में राहुल गांधी थे, जिन्होंने वहां रैली के दौरान दो चोरों की कहानियां सुनाई। स्पष्ट रूप से उनका इशारा प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी की ओर था। निश्चित तौर पर चुनावी अभियान में कुछ भी चलता है, लेकिन जिस तरह से राजनेता अपनी भाषाई मर्यादा खोते जा रहे हैं, उसकी तो सिर्फ ही आलोचना ही की जानी चाहिए। आप सभी लोगों को याद होगा किस प्रकार प्रधानमंत्री खुद ही आगे बढ़कर विपक्ष की नेताओं को टारगेट करते हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी और चोर बताते हैं और अपनी भाषाई मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखते। लेकिन जब उन पर पलटवार होता है तो वो खुद को पीड़ित दिखाकर ऐसा प्रयास करते हैं जैसे कि वो बहुत ही दीनहीन हो, जैसे कि उन्होंने बार बार खुद को गरीब वर्ग से जोड़ा और यहाँ तक कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है। हम लोग तो सिर्फ गरीबी को किताबी रूप में प्रचार करते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में गरीबी देखी है। उनकी माँ बर्तन मांजने वाली थी और उन्होंने खुद अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेची है। खुद को कई बार वो पिछड़े वर्ग का बता चुके हैं, लेकिन जिस तरह से वो अन्य विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हैं, जैसे ही चुनावी अभियान के दौरान आप सभी लोगों को याद होगा कि जो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता तत्कालीन मणिशंकर अय्यर ने जब नीच शब्द का प्रयोग किया था, हालांकि ये उनके लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने उसी नीच शब्द को सिरोधार करते हुए किस प्रकार चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ा। इसी प्रकार की कोशिशें प्रधानमंत्री अभी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब की बार विपक्षी दल भी काफ़ी सचेत है और वो कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि जिससे कि प्रधानमंत्री उस चुनावी की धारा को भटका सके। कर्नाटक में भी उन्होंने ये गिनवाई कि विपक्षी नेता उनको कितनी गालियां देते हैं, लेकिन विपक्षी दल मुद्दों पर केंद्रित रहे और उन्होंने मुद्दों के आधार पर ही वहाँ कांग्रेस को बुरी तरह पराजित किया। अभी भी विपक्षी नेता मुद्दों पर केंद्रित है। वे अपने चुनाव प्रचार में महंगाई, बेरोजगारी, घटते अवसर, निजीकरण और सभी सरकारी संपत्तियों को एक उद्योगपति को हवाले करने जैसे मुद्दों पर मुखर होकर सवार को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकार उसी चुनाव को हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे गैर जरूरी मुद्दों में भटका कर
अपना हित साधन करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ ये देखना होगा कि आखिर चुनावी प्रचार की क्या मर्यादा है और कितनी गाइडलाइन तक कोई नीचे जा सकता है। पहले भी हालांकि विपक्ष रहा है, भले ही उसकी ताकत कमज़ोर रही हो, लेकिन जिस तरह विपक्षी नेताओं ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न मंचों पर लगातार घेरा, और जब वो सदन में बोलने को उठते थे तो सत्ताधारी दल जो कांग्रेस ही उस समय हुआ करती थी, बड़ी मजबूती के साथ उनको सुनती थी। पूरा सदन विपक्ष के नेताओं को सुनता था और उनकी बातों को अहमियत दी जा सकती। लेकिन कहना नहीं होगा, बीच में इसी कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी नेताओं और विपक्ष को दबाने के लिए ही 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, जो उनके लिए एक बूमरैंग साबित हुआ और उनकी सत्ता भी गई। इसी प्रकार 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी इस देश की सत्ता पर सत्तासीन हुए, तो लोगों के मन में आशा थी कि निश्चित तौर पर कांग्रेस तो चूँकि भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, अब एक साधारण घर के लोग, साधारण घर का व्यक्ति देश की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। इसी आशा और विश्वास के साथ उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री, जो कि उस समय विभिन्न मुद्दों पर फंसे हुए थे, यहाँ तक कि विदेशों तक में उनके नाम से वीज़ा जारी नहीं होता था, उनको प्रधानमंत्री बनाना श्रेयस्कर समझा, बकौल विपक्षी यानी कि कांग्रेस को छोड़। लेकिन जिस तरह से अपने 10 वर्ष के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार देश की जनता को छला है, विभिन्न मुद्दों में भटकाकर मंदिर 370 और अन्य जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष उन पर पलटवार करता रहता है, तो वो सिर्फ भटकाने के माध्यम बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनना जरूरी नहीं है या धारा 370, लेकिन ये मंदिर बनाने का काम सरकारों का नहीं है। सरकार सिर्फ उनमें आने वाली बाधाएं दूर कर सकती है, और जो धार्मिक स्थान बनाने के स्थान है वो केवल धर्म गुरुओं का और धार्मिक लोगों का ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, जो न करें वो अच्छा है। शिलान्यास भी राम मंदिर का उन्होंने किया और उद्घाटन भी वो 22 जनवरी को करने वाले हैं, और जगह जगह इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि वादा किया था और मंदिर बना के दिखा भी दिया। इस प्रकार जबकि आप सभी लोग जानते हैं जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर हो रहा है। इसी बात को लेकर लड़ाई थी। कांग्रेस सरकार भी ये कह रही थी कि जो भी कोर्ट निर्णय देगा उसका सभी पक्ष समर्थन करेंगे, लेकिन उसी समय ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि आस्था के सवाल पर कानूनी दांव पेच नहीं आजमाने चाहिए। लेकिन उसी कानूनी दांव पेच के सहारे ही आज जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी इसे अपने पक्ष में बनाना चाहती है। खैर, ये तो विषयांतर होगा, और आज का जो विषय है वो भाषाई मर्यादाओं पर था। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने 2014 में भी सत्ता में आने के लिए तमाम वादे किए थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा मेन रूप पर उन पर चस्पा हुआ और उनकी सरकार गई। जनता से भी उन्होंने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने और किसानों की आय को 2022 तक बढ़ाने और सभी लोगों को
पक्का मकान देने जैसे वादा किया था, लेकिन ये सरकार तमाम इन मुद्दों पर असफल रही और कुछ भी नहीं कर पाई बाद में। हालांकि उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो उस समय देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को चुनावी जुमला ठहरा। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिन तरह के वादे कर रहा है, चुनावी राज्यों में सस्ते गैस सिलेंडर देने की बात कर रहा है, फसलों को अधिक दामों पर खरीदने की बात कर रहा है, यहाँ फिर से ये प्रश्न उठता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो केवल चुनावी राज्यों में भी विभिन्न तरह की घोषणाएं करती है, पूरे देश से उन घोषणाओं का कोई संबंध नहीं रहता। तो यहाँ ये सवाल ये भी है कि क्या जो इन नागरिकों को जो कि चुनावी प्रदेशों में रह रहे हैं वो ही वास्तविक इस सुविधा के हकदार हैं। अन्य जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं तो वहाँ उन किसानों को, उन आम जनता को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। या फिर से ये एक चुनावी जुमला ही साबित होगा और बाद में कह दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए तो विभिन्न तरह के वादे किए ही जाते हैं। खैर, अब ये आम जनता को तय करना है। कल चुनाव प्रचार राजस्थान में ख़त्म हो जाएगा और मिजोरम का ही राज्य ऐसा बचेगा जिसमें कि 30 नवंबर को चुनाव होना है। अब ये आम जनता को तय करना है कि वो जुमले पर वोट देती है या अपने देखे अजमाई लोगों पर विश्वास करती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।